नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास रक्षक हिंदी यात्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं। लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं। खुशी हो रही है कि आप भी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं और वास्तविक हिंदी से रूबरू हो रहे हैं। हम वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे, डीप अध्ययन कर रहे हैं पूरा। थोड़ी क्लासें हैं, ये डीपली होने वाली है। आप बने रहिए और हिंदी की वास्तविक स्थिति से अवगत होते रहिए। वर्ण विचार, वर्णों की बात कर रहे थे। टॉपिक चल रहा है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्लासें पहले 2-3 क्लासें पहले हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने वर्णों के प्रकार का अध्ययन छोड़ा था, उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बात कर रहे हैं वर्णों के प्रकारों की। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बना है शब्द। तो जुड़िए मेरे साथ वर्ण विचार के अध्ययन में। वर्ण विचार के अध्ययन में, वर्ण विचार में हमने वर्ण विचार टॉपिक के अंदर हम वर्णों के प्रकारों की बात कर रहे हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्णों के प्रकार स्लाइड पर आने से पहले कुछ चीजें देखते हैं। वर्णों के प्रकार, सबसे पहली बात, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, वर्णों के प्रकार। मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? एक तो होता है स्वर, और एक का नाम है व्यंजन। सबसे पहले स्वर और व्यंजन है। इनका शाब्दिक विच्छेद देखते हैं हम। शब्द किस प्रकार बना है, कौन सी संधि है इन शब्दों में। तो स्वर है, इस स्वर शब्द की उत्पत्ति हुई है सु प्लस अर से। और व्यंजन शब्द है, यह बना है वी प्लस अंजन से। वी प्लस अंजन से। सु का अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है सुंदर। सु शब्द का शाब्दिक अर्थ, सु एक उपसर्ग है और सु का अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर। ए का अर्थ होता है आकृति और रे का अर्थ होता है रहित। सुंदर परंतु आकृति रहित। स्वर है वो सुंदर होता है परंतु आकृति रहित होता है। क्यों होता है आकृति रहित? आप पूछ सकते हो कि ए है, ई है, ओ है, इनकी तो आकृति है, फिर इनको आकृति रहित क्यों माना गया है? तो मैं कहूंगा कि ठीक है, आकृति है, लेकिन मैंने लिखा है का, मैंने लिखी की और की, तो अब कहां है आकृति? आकृति नहीं है ना। केवल कै है, कै का, इसका मतलब है कै प्लस आ। इसकी का मतलब है कै प्लस ई, कै प्लस ई। तो मात्रा लगी है, केवल क्या लगी है? मात्रा लगी है। इस कारण क्या है, सुंदर तो होते हैं परंतु आकृति नहीं होती इनकी। यानी इनका प्रयोग है वो व्यंजनों के साथ कर लिया जाता है, इनकी खुद की आकृति नहीं होती, इनकी मात्रा दर्शाई जाती है। इस कारण सु प्लस अर बराबर स्वर, सुंदर परंतु आकृति रहित। ये स्वर शब्द है, इसका शाब्दिक विच्छेद। उसके बाद बात करूं मैं व्यंजन की। व्यंजन शब्द किस प्रकार बना है? व्यंजन शब्द वी प्लस
वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन क्या बनेगा? व्यंजन। वी प्लस अंजन व्यंजन बनेगा। वी का अर्थ वही, वी का अर्थ क्या लेके जाते हैं हम? ज्ञान, और वी लगाते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष। वी का अर्थ होता है विशेष, और अंजन का अर्थ क्या होता है? अंजन का अर्थ होता है काजल, यानी विशेष प्रकार के काजल। अब इनको काजल, विशेष काजल क्यों माना गया है? हिंदी के व्याकरणाचार्यों ने इसकी परिभाषा दी है कि जिस प्रकार आंखों के अंदर काजल रमा होता है, उसी प्रकार व्यंजनों के अंदर स्वर रमे होते हैं। व्यंजन है ये व्यंजन है, इसके अंदर स्वर रम गया, ऊ स्वर आ गया, ये स्वर है, व्यंजन है रे, इसके अंदर ए स्वर आ गया। तो जिस प्रकार आंखों के अंदर काजल रमा होता है, उसी प्रकार व्यंजनों के अंदर स्वर रमे होते हैं, इसीलिए विशेष काजल। ये तो हो गई शाब्दिक विच्छेद की बात। फिर इस शब्द में संधि कौन सी है? स्वर शब्द है, इसमें संधि पूछे तो यन संधि है, और ऐसा ही किसके साथ हो रहा है? व्यंजन शब्द के साथ। इसमें भी कौन सी संधि है? यन संधि। ये है शाब्दिक विच्छेद। शाब्दिक विच्छेद के बाद दोनों में अंतर, ये तो शाब्दिक अंतर हो गया, शाब्दिक अंतर हो गया। उसके बाद स्वर और व्यंजनों के अंदर अंतर की बात करें, अंतर की बात करें तो मैं अंतर कर रहा हूं स्वर और व्यंजनों के अंदर। अंतर क्या किया है मैंने? एक तरफ मैंने लिख दिया स्वर, एक तरफ मैंने शब्द क्या लिख दिया? स्वर। स्वर, दूसरी तरफ मैंने शब्द लिख दिया व्यंजन। एक तो शाब्दिक अंतर हो गया। दोबारा बात कर रहा हूं तो स्वर शब्द की उत्पत्ति सु प्लस सर, सुंदर परंतु आकृति रहित। व्यंजन शब्द की उत्पत्ति वी प्लस अंजन, विशेष काजल। उसके बाद मैं पहला अंतर कर रहा हूं, पहला अंतर कर रहा हूं, स्वर है स्वर, ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये पहला अंतर है। क्यों होते हैं स्वतंत्र? क्योंकि इनके प्रयोग में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। मैंने लिखा है ए ओ री, तो इनके प्रयोग में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती मुझको। ये खुद पर्टिकुलर स्वर है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? स्वर वो क्या होते हैं? स्वर है वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इसकी तुलना में व्यंजन है ये क्या होते हैं? व्यंजन है ये क्या होते हैं? स्वरों पर आश्रित होते हैं, स्वरों पर आश्रित होते हैं, स्वरों पर आश्रित होते हैं। क्यों होते हैं आश्रित स्वरों पर? मैंने लिखा है कि अगर मेरे पास केवल ये हो ना, ये क्या है? व्यंजन है, आधा कै। अगर अब इस आधे कैसे, आधे कैसे और हलंत कैसे, आधे कैसे, मैं कुछ शब्द नहीं बना सकता। शब्द कब बनेगा? जब इनके अंदर स्वर आएंगे। तो व्यंजन है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। इनका अर्थ तभी निकलता है जब इनके अंदर हमें स्वरों का मिश्रण करें। तो ये स्वरों पर आश्रित होते हैं, स्वरों पर निर्भर होते हैं। मैं कह सकता हूं व्यंजन है ये स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते। ये पहला अंतर है। दूसरे अंतर की बात करूं, स्वर की बात कर रहा हूं मैं पहले। दूसरा अंतर स्वर है, इनके उच्चारण में किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। किसी, बात कर चुका वैसे, किसी अन्य ध्वनि की, किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती।
ये दूसरा अंतर है। बताया मैंने, स्वरों का उच्चारण करते समय, लिखते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। स्वर है, स्वरों की ही सहायता ली जाती है। स्वर ही होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यहां फिर मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, किसकी सहायता ली जाती है? व्यंजनों के उच्चारण में, या मैं बोल सकता हूं लिखने में। किसकी सहायता? स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की सहायता ली जाती। ये दूसरा अंतर है। निम्न में से सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए, प्रश्न पूछते हैं। निम्न में से सत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताना है। क्या लिखेंगे? स्वर है वो स्वतंत्र नहीं होते। ब में व्यंजन है, व्यंजन ये स्वतंत्र होते हैं। फिर स दे देंगे। स्वर है, इनके उच्चारण में व्यंजनों की सहायता ली जाती है। और दे देंगे, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। सत्य कथन बताना है। इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं। परिभाषा का ध्यान रखना, दोनों की अंतर है। दोनों में दो अंतर हो चुके हैं हमारे। तीसरे अंतर की बात कर रहा हूं। देखिए तीसरा अंतर क्या है। तीसरा अंतर है स्वरों का उच्चारण लगातार किया जाता है। स्वरों का उच्चारण है वो लगातार किया जाएगा। मतलब कि मैंने लिखा है ई ए, तो मैं इनको लंबे समय तक बोलूंगा ए ई ए, लंबे समय तक उच्चारण करूंगा। जबकि व्यंजनों में क्या है? व्यंजनों में क्या है? इनका यानी व्यंजनों का, इनका उच्चारण लगातार नहीं किया जाता। व्यंजनों का उच्चारण है, व्यंजनों का उच्चारण है वो लगातार नहीं किया जाता। ये तीसरा अंतर है, लगातार नहीं किया जाता। अब मैंने लिखा है क, तो ये शुद्ध व्यंजन नहीं, शुद्ध व्यंजन नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? क है, और क में क्या है? ए है। तो इस क का तो लगातार उच्चारण करूंगा मैं, क लगातार करूंगा। हल्का सा बोला है मैंने क, उसके बाद ए बढ़ाया आगे क, लेकिन ये शुद्ध व्यंजन है, ये शुद्ध व्यंजन है। इसका उच्चारण लगातार नहीं किया जा सकता। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा क, क्या ये क, बस इतना ही बोलना है क, तो इनका उच्चारण लगातार नहीं किया जाता। ध्यान रहे, तीन अंतर हो गए। एक अपवाद मिलेगा यहां पर आपको, इस बात का अपवाद मिलेगा, री को छोड़कर। किसको? री को छोड़कर। री है ना, री ये रही री। इसका उच्चारण लगातार नहीं किया जाता, इसका उच्चारण लगातार नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा री ई, अंत में ई बोली जाएगी। अंत में क्या बोली जाएगी? छोटी, बात कर चुके पहले, छोटी ई बोली जाएगी। तो एक री को छोड़कर सभी स्वरों का उच्चारण लगातार किया जाता है। इसीलिए कामता प्रसाद गुरु ने इस स्वर को, री को स्वरों की श्रेणी से निकाल दिया। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है, री को निकाल दिया। यही कारण है निकालने का कि री का उच्चारण लगातार नहीं किया जाता। यह है, तीन अंतर हो गए मुख्यतः। वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड। क्या कर रहे हैं हम? वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार। ये रही आपकी स्लाइड। देखते हैं क्या बात है। स्वर,
सबसे पहले परिभाषा दी है, बात कर चुके हम, जिनका उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की या वर्ण की, किसी अन्य ध्वनि या वर्ण की सहायता न ली जाए, मतलब अर्थात है क्या है, इनका प्रयोग है स्वरों का, वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये पहली बात कर चुके। दूसरी बात देखो, स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से उठकर, सॉरी फेफड़ों से उठकर, फेफड़ों से उठेगी और मुंह के अंदर या नाक के अंदर बिना टकराए, बिना टकराए फेफड़ों से हवा उठेगी और मुंह में बिना टकराए सीधे ही बाहर निकलती है। ए, आ, ओ, कहीं नहीं टकरा रही, मुंह के अंदर टकराती नहीं है। और इसकी अपोजिट बात हो जाएगी कहां, व्यंजनों में। व्यंजनों में हवा फेफड़ों से उठती है और मुंह में कहीं ना कहीं टकरा कर बाहर निकलती है, टकराती है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। कंठ पर टकराती है, कंठ्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य, ओष्ठ्य, आगे करेंगे हम। एक ये अंतर ध्यान रखना, स्वर में क्या होती है, स्वरों के अंदर हवा मुंह में कहीं टकराती नहीं है और व्यंजनों में कहीं ना कहीं टकरा कर बाहर निकलती है। नेक्स्ट बात कर चुके, स्वरों का उच्चारण है वो बिना रुके लगातार होता है, लगातार उच्चारण करते हैं ए, जबकि व्यंजनों का रुक रुक कर किया जाता है, लगातार नहीं होता, लगातार नहीं होता। यह बात हम कर चुके, इनका उच्चारण लगातार नहीं होता और इनका उच्चारण है वो लगातार किया जाता है। व्यंजनों का लगातार नहीं होता, स्वरों का लगातार किया जाता है, यह बात भी हम कर चुके। तो ये तीसरी थी। और इस नियम का अपवाद क्या है, री को छोड़कर स्वरों की संख्या 11 होती है और स्वरों की मात्रा कितनी होती है, 10 होती है। ये स्वरों की संख्या तो बता दिया 11, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछे 11 ही होती है, मूल तो 11 है, पीछे की क्लास में कर चुके, मूल 11। अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछे, कामता प्रसाद के अनुसार पूछे तो कितनी होती है, 10। किसको निकाल दिया, किसको निकाल दिया, री को निकाल दिया। कारण क्या है बता चुका, री का उच्चारण लगातार नहीं होता। संख्या कितनी होती है, 11 होती है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 10 होती है। और स्वरों की मात्रा पूछे कितनी होती है, तो मात्रा कितनी होती है, मात्रा 10 होती है। क्यों, क्यों होती है, देखो ए, आ, ई, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर है, संख्या कितनी है, 11। इसकी मात्रा क्या है, ये रही, ये रही, ये रही, ये मात्रा 10 है मात्रा, क्योंकि की कोई मात्रा नहीं होती। इसी कारण ए को ध्यान रखना, इसी कारण मात्रा नहीं होती, इसी कारण ए का दूसरा नाम क्या है, उदासीन स्वर। अगर पूछ ले उदासीन स्वर किसे कहा जाता है, पूछा गया है प्रश्न, क्यों कहा जाता है, ए की मात्रा नहीं होती, इसी कारण ए को क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये पहली स्लाइड हो, स्वर है। व्यंजन की बात व्यंजन में करेंगे हम, तुलनात्मक अध्ययन मैंने करवा दिया, अंतर करवा दिया, आगे व्यंजन आएंगे वहां पर और देख लेंगे। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं मैं, स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर बांटा गया है, स्वर कितने आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले बांट रहा हूं मैं जाति के आधार पर, जाति के आधार पर एक युग्म शब्द बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जैसे जैसे मेरी याद आ रही है वैसे वैसे बता रहा हूं मैं, बाकी युग्म शब्द पर्टिकुलर करेंगे। ये है जाति और एक होता है ये जाति। ये तो जाति है जिसको आप गोत्र बोलते हो, और इस जाति का अर्थ होता है क्रिया, सीताघर जाति है, ये क्रिया है। तो जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला विभाजन है जाति के आधार पर, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है सहजातीय स्वर, सहजातीय स्वर, और एक होता है विजातीय,
सहजातीय का अर्थ होता है एक ही जाति के, और विजातीय का अर्थ होता है अलग अलग जाति। सहजातीय स्वर है, इनका दूसरा नाम है सवर्ण स्वर, चाहे सहजातीय बोल दो या सवर्ण स्वर बोल दो। और विजातीय है, उनको चाहे विजातीय बोल दो चाहे असवर्ण स्वर बोल दो, असवर्ण स्वर ये दूसरा नाम है। वे स्वर जो एक ही जाति के होते हैं सहजातीय कहलाते हैं, और जो भिन्न भिन्न जाति के होते हैं वो विजातीय कहलाते हैं। एक तो होता है सहजातीय और एक होता है विजातीय। जो एक ही जाति के होते हैं वो तो सहजातीय और एक होता है विजातीय। देखो पहले तो एक चीज ये थी जाति शब्द, और इसके अंदर प्रत्यय कौन सा लग गया, ये प्रत्यय लग गया। तो अब ये शब्द हो जाएगा जातीय, बड़ी हो जाएगी, जैसे ये हुई है बड़ी, दोनों में क्या हो जाएगी, अब बड़ी हो जाएगी ये प्रत्यय लगने के बाद। जाति शब्द ये है, इसमें ये प्रत्यय लग गया, इसी कारण बड़ी हो गई। कौन कौन से हैं, सहजातीय और विजातीय, सहजातीय और विजातीय स्वर। एक तो है सहजातीय और एक है विजातीय। सहजातीय और दूसरा कौन सा है, विजातीय। जाति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सहजातीय है, इनका दूसरा नाम है सवर्ण स्वर, और विजातीय है, इनका दूसरा नाम है असवर्ण। परिभाषा आ गई आपके सामने। जो एक ही जाति के होते हैं वो सहजातीय कहलाते हैं, जो भिन्न भिन्न अलग अलग जाति के होते हैं वो विजातीय कहलाते हैं। सहजातीय कौन से होते हैं, ए और आ, ये दोनों एक ही जाति के हैं, सहजातीय कहलाएंगे। ई और ई एक ही जाति के हैं, ये भी सहजातीय कहलाएंगे। उ और उ एक ही जाति के हैं, ये भी सहजातीय कहलाएंगे। री और एक है री, ये तो छोटी है, और एक बार और ऐसा कर दूंगा तो ये बड़ी बन जाएगी। ये संस्कृत में है, किसमें है, संस्कृत में, संस्कृत में है। तो ये क्या है, सहज, ये इतने ही है सहजातीय, यानी 4 जोड़े सहजातीय हैं। एक तो ये जोड़ा सहजातीय है, एक ये जोड़ा सहजातीय है, एक ये जोड़ा सहजातीय है, एक ये जोड़ा सहजातीय। बाकी विजातीय की बात करूं, ए ऐ ओ औ, ये क्या है, विजातीय। हाँ कर रहा हूं मैं बात, अभी कर रहा हूं, पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम। आपके मन में आया है कि ये विजातीय कैसे हो गए, बात कर रहे हैं अभी। ये क्यों, सुनो, ये ए है, इस ए को मैं ए आ ई, कुल कितने हैं, 11। इस ए को मैं इस ए को मैं 11 से मिला सकता हूं। इस ए को कितनों से मिला सकता हूं, 11 से मिला सकता हूं। फिर आ को 11 से मिला सकता हूं, आ को भी कितना से, 11 से मिला सकता हूं। 11 स्वर है, प्रत्येक को प्रत्येक के साथ मिलाऊंगा, 11 स्वर है, 11 को 11 के साथ मिलाऊंगा तो कुल 121 जोड़े बना सकता हूं मैं। कितने बना सकता हूं, 121 जोड़े बना सकता हूं। 121 जोड़ों में से ये 4 जोड़े ही क्या हैं, सहजातीय हैं। 121 में 4 तो सहजातीय, पीछे कितने रह गए, 117 जोड़े रह गए, ये सारे के सारे क्या हैं, विजातीय। सारे के सारे क्या हैं, विजातीय। विजातीय, देखो कैसे विजातीय हैं सारे के सारे, कैसे हो जाएंगे विजातीय, विजातीय कैसे हो जाएंगे,
विजातीय किस प्रकार हो जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी ये शंका दूर करूं, ये शंका कि ये विजातीय कैसे, इस ए की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ऐसे, और ई से क्या बना है? ए बना। तो ये दोनों अलग अलग जाति के हो गए ना, ये तो यहां से आ गया और ये यहां से आ गया। जब ये खुद ही अकेला ही विजातीय है तो फिर ये तो पूर्णतः विजातीय हो गया। देखो मैंने लिखा है गण और फिर मैंने लिखा है इस गण का क्या आया? ए, और ये क्या आया? ई। ए और ई मिलकर क्या बने? ए बने, तभी तो ये गणेश बना। ए और ई से क्या बना है? ए। तो ये खुद ए है, ये दो अलग अलग जाति के स्वर है, इससे बना है, इसी कारण ये खुद ही विजातीय है। तो ये तो जोड़े विजातीय हो गए। ये जोड़े क्यों? कोई भी जोड़ा ले लो, अगर इस जोड़े की बात करूं तो सहजातीय है, ये भी सहजातीय है, ये भी सहजातीय है, ये भी सहजातीय है। अब मैं क्या करता हूं, एक यहां से ले लेता हूं और एक यहां से। अब मैं पूछ लूं कि एक तो ये है और एक ये है, ये कौन सा है? ये जोड़ा तो क्या हो गया? विजातीय ही हो गया, अलग जाति के हो गए। तो केवल 4 जोड़े सहजातीय रहते हैं। इन चारों को छोड़कर 117 जोड़े बना सकते हैं, किसी कैसे बना लो। ये रहा री, इसमें ए आ गया, ये रहा ए, इसमें ओ आ गया, ये रहा री, इसमें क्या आ गया? ए आ गया। तो ये जोड़े बन रहे हैं। ये सारे के सारे जोड़े क्या हैं? विजातीय। केवल 4 जोड़े सहजातीय हैं, बाकी विजातीय हैं। यहां प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सहजातीय है, कौन सा जोड़ा विजातीय है? जोड़े देंगे आपको, क्या देंगे? जोड़े देंगे। तो इन 4 जोड़ों को छोड़कर ए आ के साथ ही हो। अगर यहां से उ ले लिया, ये लिया उ, और यहां से री ले लिया, और ये भी पूछ ले कि ये जोड़ा कौन सा है, तो जोड़ा कौन सा हो गया? विजातीय। अगर ए के साथ आ है तो ही सहजातीय है, अगर ई के साथ ई है तो ही सहजातीय है, बाकी सारे जोड़े क्या है? विजातीय, विजातीय। ये रही हमारी स्लाइड, यही बात की है हमने। दोबारा देखिए क्या है, जाति के आधार पर 2 प्रकार के सहजातीय और विजातीय। ये हर्षव व दीर्घ स्वरों के जोड़े होते हैं, जोड़े होते हैं। हर्षव होता है एक, तो इसके साथ दीर्घ होता है, हर्षव है, दीर्घ है, हर्षव है, दीर्घ है, हर्षव है, दीर्घ है, हर्षव के साथ दीर्घ के जोड़े होते हैं। ये एक ही उच्चारण स्थान वाले होते हैं, इनका उच्चारण स्थान भी सेम होता है, करेंगे उच्चारण स्थान, एक ही उच्चारण स्थान वाले होते हैं। इन्हें सवर्ण स्वर भी कहा जाता है, दूसरा नाम है। जैसे जैसे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े, और ये संस्कृत का है तो मैंने इसमें नहीं लिखा, पीडीएफ में आपको बता देता हूं। ये जोड़ा भी क्या है? फिर होते हैं विजातीय, ये 2 भिन्न उच्चारण स्थान वाले होते हैं, असवर्ण कहा जाता है इनको, असवर्ण कहा जाता है। और ये अलग अलग जोड़ियां 117 आपके सामने मैं बता चुका हूं। ये है पहला विभाजन, पहला वर्गीकरण स्वरों का जाति के आधार पर, सहजातीय और विजातीय। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण की, अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर पूछे तो 2 प्रकार के होते हैं, सानुनासिक और निरनुनासिक। सानुनासिक और निरनुनासिक। सानुनासिक का अर्थ है नाक सहित, स का अर्थ होता है सहित, स प्लस प्लस नास प्लस इक से बना शब्द है ये, स प्लस अनु प्लस नास प्लस इक। एक टुकड़ा और करो, ध्यान रखो, स प्लस, सॉरी भाई, से प्लस प्लस अनु प्लस ने, नास का भी टुकड़ा हो सकता है, प्लस आस प्लस इक। पूछा गया एक बार, सानुनासिक शब्द में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्ग कितने हैं? 1, 2 और 3 उपसर्ग है, 1 प्रत्यय है और आस मूल शब्द है, आस मूल शब्द।
यानी जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है, नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं? सानुनासिक। और जिन स्वरों के उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग होता है, केवल मुख से बोले जाते हैं, वो क्या कहते हैं? निरनुनासिक। यानी नाक सहित और निर, नाक के बिना। जिन स्वर, मुख का तो प्रयोग होगा ही, मुख के साथ साथ नाक का प्रयोग और होता है, यानी हम बोलते हैं तो हवा मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है, वो तो कहलाते हैं सानुनासिक। और जिनके उच्चारण में केवल मुख से हवा बाहर निकलती है, वो कहलाते हैं निरनुनासिक। सानुनासिक और निरनुनासिक। ये दूसरा विभाजन है हमारा। कौन कौन से होते हैं? स्वर 11 स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर इन 11 स्वरों के ऊपर, स्वरों की संख्या 11 है कुल, ठीक है। इन 11 के 11 स्वरों के ऊपर अगर अनुस्वार का प्रयोग हो जाए या फिर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाए 11 के 11 के ऊपर, तो क्या कहलाते हैं? सानुनासिक। और इनके ऊपर ना ही तो अनुस्वार का प्रयोग हो और ना ही चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, ये खुद मूल रूप में आते हैं, तो क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक। 11 के 11 ही होते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। जिसके ऊपर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग होता है, वो तो कहलाते हैं सानुनासिक। और जिनके ऊपर इनका प्रयोग, अनुस्वार का, अनुनासिक का प्रयोग इनके ऊपर नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक। क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक। ये हमारा दूसरा विभाजन था। पहला किया हमने जाति के आधार पर, दूसरा हमने किया है अनुनासिकता के आधार पर, नाक के आधार पर, नासिका के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट विभाजन कर रहे हैं हम स्वरों का तीसरा विभाजन। किसके आधार पर है? मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। बड़ा विभाजन है, मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। बहुत बड़ा विभाजन है। स्वरों के जितने भी विभाजन है उनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विभाजन है। हर परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगर इसी क्लास में हम करेंगे तो संभवतः क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। 2 विभाजन हम कर चुके। तीसरा विभाजन है मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। लंबा विभाजन है, बोल रहा हूं मैं बार बार। तो इस विभाजन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने मुझे सुना, ध्यान देकर सुना, साथ साथ में चिंतन कर रहे हो। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।